Assalamu alaikum students. This is the operating system class, and today I am going to start lecture number 6. In this class, we will cover CPU scheduling algorithms in detail. This is part 1. In part 1, we will cover the first four scheduling algorithms, while in the part 2, we will cover the remaining scheduling algorithms. So, this is chapter number 6. As I have already told you in the previous class, what is CPU scheduling algorithm? CPU scheduling algorithm it deals with the problem of deciding which of the process in the ready queue is to be allocated to the CPU. यानी देखिए मैंने बताया था इससे पहले कि हमारे पास 5 स्टेट्स होती हैं। तो जब भी हमारे पास रेडी स्टेट से या रेडी क्यू से कोई भी प्रोसेस आता है रनिंग स्टेट में, ठीक है, तो अब कौन सा प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू से आए सीपीयू या रनिंग स्टेट में, तो इसके लिए वी हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक। सो इस क्लास में जो है हम बात करेंगे कि हमारे पास वो कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं या हमारे पास कौन से टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रोसेस को रेडी क्यू से ला सकते हैं रनिंग में। So we have these six scheduling algorithms. So I will name them first. The first one is called first come first served scheduling. आई थिंक आप जो है इस एल्गोरिथम को या इस डेटा स्ट्रक्चर को पहले पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में। द सेकंड इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू. So we have these six algorithms. So I'm going to start the first one, and that is called first come first served scheduling. Okay. So in first come first served algorithms, uh, it is the simplest CPU scheduling algorithm. Okay. जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे काम, यानी जो प्रोसेस पहले आता है उसको हम पहले ही रेडी क्यू से उठा के ले जाएंगे रनिंग स्टेट में। With this scheme, the process that requests the CPU first is allocated the CPU first. यानी जब भी कोई प्रोसेस आएगा रेडी क्यू में और उसको हम वो मतलब क्यू में पहले होता है तो उसको हम पहले सीपीयू एलोकेट करते हैं। रनिंग प्रोसेस इज देन रिमूव फ्रॉम द क्यू। तो जब भी कोई प्रोसेस रनिंग में आता है तो उस प्रोसेस को हम रेडी क्यू से हटा लेते हैं। ओके। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द first come first serve policy is easily managed with the FIFO queue. देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे ये काम करता है। फीफो आप जानते हैं कि जो प्रोसेस क्यू में रेडी क्यू में पहले आता है उसको हम पहले सीपीयू में ले जाते हैं और इसको एज आउटपुट हम पहले मतलब फारिग कर देते हैं। सो इट वर्क्स ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी। ऑन द नेगेटिव साइड, अच्छा इसके जो नेगेटिव्स हैं या इसके जो नुकसानात हैं, जो उसका ओवरहेड है वो ये है कि द एवरेज वेटिंग टाइम अंडर द एफसीएफ इस पॉलिसी इज ऑफन क्वाइट लॉन्ग। देखिए इस पॉइंट की आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आएगी जब तक हम इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ना लें। सो आई हैव प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर यू, जो कि बुक के अंदर भी आप इसको मतलब चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में इब्राहिम सिल्बरशेट्स की बुक है। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट अराइव एट टाइम 0। हमारे पास देखिए तीन प्रोसेस है P1, P2 एंड P3, जो कि हमारे पास मतलब एक ही टाइम पे अराइव होती हैं विद द लेंथ ऑफ द सीपीयू बर्स्ट गिवन इन द मिलीसेकंड्स। देखिए P1 हमारे पास जो है वो उसका बर्स्ट टाइम मीन, अच्छा बर्स्ट टाइम किसे कहते हैं? बर्स्ट टाइम वो है कि ये जो है इसके हमारे पास 24 मिली सेकंड्स हैं, यानी इसको सीपीयू टाइम कितना चाहिए इसको रनिंग टाइम जो है ना 24 मिली सेकंड्स या 24 मिली सेकंड्स is the total millisecond time. It is called the burst time. And what is burst time? It is the CPU time जब इसके ऊपर प्रोसेस चलता है। अच्छा P2 जब हमारे पास आता है तो इसका जो बर्स्ट टाइम है वो हमारे पास 3 मिली सेकंड है। P3 का हमारे पास 3 मिली सेकंड्स है। सो
it takes the 3 milliseconds of the processor or the CPU. तो हमें ये पता चल गया कि इनमें से अगर हम देखें तो P1 is it takes a quite long time. If the processes arrive in the order P1, P2 and P3, अगर हमारे पास इसी ऑर्डर में पहले P1 आता है फिर P2 फिर P3, तो ये हमारे पास यानी फर्स्ट इन हमारे पास P1 हुआ, फिर इस मतलब सेकंड हमारे पास 2 and then 3 and they are served in that order also. Okay, so we will first create a Gantt chart. Okay, so Gantt chart हमारे पास जो होता है वो हमारे पास इसी शेप में होता है, the one you can see on the screen, which is a bar chart that illustrate a particular schedule. यानी ये हम schedule हम इस तरह बनाते हैं, it is called the Gantt chart. schedule का मतलब ये है कि हमारे पास जो ही मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुए तो टाइम जीरो पे यानी बिल्कुल फ्रेश हमारे पास टाइम जीरो पे जो इनकी P1 पहले पहुंचा, दिस इज द P1 एक्चुअल टाइम इट टेक्स। तो P1 को जब CPU मिला तो 24 मिली सेकंड इसने ले लिए, टाइम जीरो से लेके टाइम 24 तक जो है ये P1 का टाइम था। जब P1 खत्म हुआ तो 24 मिली सेकंड के बाद P2 को CPU असाइन हुआ। तो हमने भी देखा था लास्ट स्लाइड में कि P2 का टाइम है 3 मिली सेकंड, तो 24 सेकंड से लेके सॉरी मिली सेकंड से लेके 27 तक P2 का टाइम था एंड आफ्टर 27 मिली सेकंड 30th तक जो था ये P3 का टाइम था। सो इट इज बेसिकली जीरो टाइम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और ये टोटल 30 मिली सेकंड्स में हमने 3 प्रोसेस कंप्लीट किए। इन विच ऑर्डर? फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले P1 आया 24 मिली सेकंड लिए, P2 पे स्टार्ट हुआ इसका ऑर्डर में और फिर P3 लास्ट जो है ना वो क्यू में लास्ट वन ये था। इट इज कॉल्ड द गैंट चार्ट और बार चार्ट। अच्छा, इस गैंट चार्ट से हम क्या फाइंड करेंगे कि हमारे पास इन तीनों प्रोसेस ने कितना वेटिंग यानी कितना वेट किया है। नाउ वी विल फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस बात को याद रखें कि नाउ वी विल फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम। किस तरह फाइंड करेंगे? अब देखें जब P1 स्टार्ट हुआ तो इसने कितना वेट किया था? जीरो। यानी जो ही हमने मतलब सिस्टम स्टार्ट किया तो P1 पहले आया था तो P1 स्टार्ट हुआ। इट मींस P1 ने कुछ भी यहाँ पे वेट नहीं किया और इसको CPU या प्रोसेसर एलोकेट हुआ। So the waiting time is 0 millisecond for the process P1. अब P2 ने कितना वेट किया है? चूंकि P2 हमारे पास ऑर्डर में सेकंड था तो जब P1 खत्म हुआ तो 24 मिलीसेकंड गुजर गए। तो 24 मिलीसेकंड के बाद जो है P2 को CPU असाइन हुआ। इट मींस P2 ने 24 मिलीसेकंड वेट किया है। सो 24 इज द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P2। P3 ने कितना वेट किया है? जब P2 खत्म हुआ तो उस वक्त तक हमारे पास 0 से लेकर 27 मिलीसेकंड गुजर चुके थे। इट मींस P3 को जब CPU एलोकेट हुआ तो इसने 27 मिलीसेकंड वेट किया था। 27 मिलीसेकंड इज द वेटिंग टाइम ऑफ द P3। व्हाट वी वुड डू नाउ, हम जो है प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम 0 है प्लस P2 का वेटिंग टाइम 24 प्लस P3 का जो वेटिंग टाइम है वो हमारे पास 27 है। तो हम इन तीनों प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम जो है ना वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। सो द एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आता है 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 17 मिली सेकंड। 17 मिली सेकंड इज द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द ऑल द प्रोसेसेस। या हम यानी कि ये सिस्टम का हमारे पास इतना या CPU का इतना वेटिंग टाइम था फॉर ऑल द प्रोसेसेस, यानी एवरेज हमारे पास इतना आता है। ठीक है। सो इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, हमने यहाँ पे ये लिखा है कि on the negative side the average working time under the FCPS is often quite long। ये quite long इसलिए है कि जब हम इनको कंपेयर करेंगे मतलब अगले एल्गोरिथम से तो यू विल सी कि FCPS थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा, अभी तक आपने ये समझा कि हम किस तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह हम इनका एवरेज वेटिंग टाइम जो है ना वो फाइंड करते हैं। तो अभी तक जहन में ये रखें
इसके ऊपर इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू गिव यू क्लास असाइनमेंट, ठीक है। इन सारे एल्गोरिथम्स के ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा इस लेक्चर के बाद, सो ट्राई टू लिसन दिस carefully. Okay, let's move to another algorithm that is called shortest job first. Okay, अच्छा, इस एल्गोरिथम्स का थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो फर्स्ट वाले के साथ ये है कि इसमें हम जो जिस भी प्रोसेस का बस टाइम जो है ना वो स्मॉल होता है उसको हम पहले ले आते हैं सीपीयू के पास। सो अ डिफरेंट अप्रोच टू सीपीयू scheduling is the shortest job first algorithm। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है, अभी हम अब देख लेंगे कि this algorithm associates with each process the length of the process next CPU burst। देखें, इसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस जो है उसका नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट यानी इसका जो सीपीयू टाइम है वो कितना है, हमें ये मालूम करना है। When the CPU is available, it is assigned to the process that has the smallest next CPU burst। जिस प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट जो है वो स्मॉलेस्ट यानी कम हो तो हम इसको पहले लाते हैं सीपीयू के पास या रनिंग स्टेट में। So if the next CPU burst of two processes are the same, अगर हमारे पास किसी भी दो प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम सेम हुआ, सो फिर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग को फिर अप्लाई करेंगे। In that case, if both have the same next CPU burst, ये देखें, uh, uh, note that a more appropriate term for this scheduling method would be the shortest next CPU burst। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि shortest next CPU burst किसका है। Let me give you an example on this shortest job first algorithm। So consider the following setup process। ये हमारे पास एक एग्जांपल अभी आपने जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया था तो उसकी कंटिन्यूएशन है। अगर आपको उसकी समझ आई है तो इट यू विल फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड दिस वन टू। P1, P2, P3, P4 हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं। पी प्रोसेस 1 का जो सीपीयू बस टाइम है वो हमारे पास 6 है, P2 का 8, P3 का 7 एंड P4 का 3 है। तो अब आप देखें इन 4 प्रोसेसेस में से किसका बस टाइम जो है वो कम है। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन P4 का कम है तो हमारे पास पहले ये सर्व होगा, फिर P1 का कम है तो ये सर्व होगा, उसके बाद P3 और लास्ट में हमारे पास P2 आएगा। So let me show you the Gantt chart in the coming slide। So we will schedule these processes according to the following Gantt chart। मैंने भी बताया था कि सबसे कम बस टाइम किसका है वो है P4 का जो कि 3 मिली सेकेंड था। ये देखिए 3 इसका है तो P4 पहले होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मीन जिसका बस टाइम जितना कम हो तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। सो P4 पहले होगा, फिर जो है हमारे पास P1 है इसका 6 टाइम था मिली सेकेंड तो फिर ये होगा। P3 का हमारे पास 7 मिली सेकेंड है तो 9 से लेकर 16 तक ये होगा एंड फिर P2 का हमारे पास 16 से ऑनवर्ड ये होगा। सो 0 पे हम स्टार्ट हुए, P4 ने 3 मिली सेकेंड लिए, P1 ने 3 से स्टार्ट हुआ तो इसने 6 मिली सेकेंड का है तो 3 से लेके 9 तक ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर 9 से 16 तक ये एग्जीक्यूट हुआ, टोटल 7 मिली सेकेंड्स हैं। 16 से 24 तक इट टुक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 8 मिली सेकेंड। तो हमारे पास 24 मिली सेकेंड में सारे जो प्रोसेस थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। Now we would find the average waiting time for this algorithm too। So the waiting time is 3 millisecond per P1। अब देखिए हम जो है कि इसको एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं लाइक मतलब इसका एवरेज टाइम जब हम फाइंड करते हैं तो वी डू लाइक दिस P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 4। यानी P1 को हम पहले लाते हैं, P2 आप मतलब किसी भी प्रोसेस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ही सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम P1 तो P1 ने कितना वेट किया है 3 सेकंड। जब P1 स्टार्ट हुआ तो 3 सेकंड मिली सेकंड गुजर चुके थे, तो इट मीन्स the waiting time for P1 is 3 मिलीसेकंड। तो ये देखिए हमारे पास 3 यहाँ पे है, प्लस P2 ने कितना वेट किया है, दिस इज P2। P2 वेटेड फॉर 16 मिलीसेकंड, तो 16 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। P3 ने कितना वेट किया है, दिस इज P3। P3 वेटेड फॉर 9 मिलीसेकंड तो 9 प्लस P4 जो है ये
P4 देखें सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ था, तो P4 वेटेड फॉर 0 मिली सेकंड। तो 3 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 4, इसका एवरेज हमारे पास आता है 7 मिली सेकेंड्स। ओके, सो बाई कंपैरिजन इफ यू आर यूजिंग द FCPS, अगर आप लोग इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एग्जीक्यूट करेंगे, तो दिन यू विल इट विल टुक 10.25 मिली सेकेंड्स। हाउ, ये आप खुद अभी इसको सॉल्व कर दें, बिकॉज मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में इसको सॉल्व कर दिया स्लाइड्स में। तो आप अब मतलब आप P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ठीक है, आप इसको इसी ऑर्डर में कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए तो आप जो है ना इसका आएगा 10.25 मिली सेकेंड। तो शॉर्टेज जब फर्स्ट में इट टुक 7 मिली सेकेंड्स और फर्स्ट कम में इसका आएगा 10 पॉइंट। इट मीन्स कि जो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम है शॉर्टेज जब फर्स्ट का वो कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसलिए हमने कहा था, देखें इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड्स, ये देखें यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज क्वाइट लॉन्ग। आपने देख भी लिया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये quite long आता है as compared to shortest job first. So this was the second algorithm. There is another variant of shortest job first algorithm जो इसका नाम है shortest remaining time first। ये भी बुक के अंदर मौजूद है। तो shortest remaining time first थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप इसको समझने में आपको मुश्किल आएगी, बट होप आप इसको समझ जाएंगे। ओके, let me start this third algorithm. So shortest job remaining time जो है इसको हम preemptive shortest job first भी कहें। preemptive means कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस आएगा जिसका रिमेनिंग टाइम जो है रिमेनिंग बस टाइम वो हमारे पास कम है, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास प्रियम्पशन होगी, यानी CPU जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के पास प्रियम्प्ट होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग फोर। हमारे पास ये प्रोसेस गिवन है P1 से P4 तक, और इसकी हमारे पास जो है वो बस टाइम भी गिवन है और इनका अराइवल टाइम भी गिवन है, यानी किस टाइम पे ये प्रोसेस अराइव होता है और फिर उसका बस टाइम कितना होगा। ठीक है, जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें द P1 जो है प्रोसेस नंबर 1 वो 0 टाइम पे अराइव हुआ मिली सेकेंड पे, और इसका टोटल जो हमारे पास बस टाइम था वो 8 मिली सेकेंड था। P2 जो है वो यानी इसके एग्जैक्टली 1 मिली सेकेंड के बाद अराइव हुआ, यानी ये टाइम 1 पे अराइव हुआ और इसका टाइम था 4 बस टाइम, इसका 4 था। इस तरह टाइम 2 पे ये अराइव हुआ है, टाइम 3 पे ये, यानी ये सीक्वेंस में अराइव हुए हैं 1 मिली सेकेंड के फर्क से, और इनका टोटल टाइम ये था, यानी सबसे लॉन्ग हमारे पास ये P3 बनता है। ठीक है, इस केस में प्रोसेस P1 is started at time 0। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस 2 arrives at time 1। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास सारे उनका एक डिटेल है। ठीक है, द रिमेनिंग टाइम, इस बात को नोट करें, द रिमेनिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1, जब हमारे पास P1 अराइव हुआ, ठीक है, 0 मिली सेकेंड पर और स्टार्ट हुआ, तो एग्जैक्टली जब 1 मिली सेकेंड गुजर गया तो फिर P2 अराइव हुआ, तो 1 सेकेंड गुजरने के बाद रिमेनिंग टाइम फॉर P1, तो प्रोसेस P1 जो है इसके अभी 60 मिली सेकेंड 7 मिली सेकेंड इसके रहते हैं। ठीक है, दोबारा नोट करें इस बात को, थोड़ा सा ये आपके लिए मतलब कंफ्यूजिंग होगा। P1, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें P1 टाइम 0 पे पहुंच गया, ये देखें P1 स्टार्ट हुआ, उस टाइम हमारे पास दूसरा प्रोसेस नहीं था, सिर्फ P1 था टाइम 0 पे, तो ये स्टार्ट हुआ और इसका टोटल टाइम रहता है 8 मिली सेकेंड। जब ये स्टार्ट हुआ और 1 मिली सेकेंड इसका गुजर गया P1 का, 8 में से हमारे पास 1 मिली सेकेंड गुजर गया, तो एग्जैक्टली जब 1 मिली सेकेंड टाइम गुजर गया तो P2 अराइव हुआ, इसका अराइवल टाइम है 1। तो जब P2 अराइव हुआ, अब P2 का बस टाइम कितना रहता है, रिमेनिंग टाइम इसका है
4 मिली सेकंड इसका रिमेनिंग टाइम है। जब इसका यानी इसका टोटल टाइम इतना है 4 है, जबकि P1 का रिमेनिंग कितना होगा 1 तो इसका गुजर चुका था, इसका रहता है 8 - 1 यानी इसका 7 रहता है अभी। तो इसका 7 रिमेनिंग टाइम है और इसका 4 है, तो इसमें से शॉर्टेस्ट किसका कौन सा वाला है, ये वाला P2 इज द शॉर्टेस्ट। तो प्रियम्पशन हो गई, प्रियम्पशन ये हो गई कि P1 प्रियम्प्ट हुआ यानी सीपीयू से चला गया रेडी क्यू में, और P2 को सीपीयू असाइन हुआ बिकॉज इसका रिमेनिंग टाइम 4 है और P1 का रिमेनिंग टाइम कितना था 7, 1 गुजर गया था 8 में से और 7 इसका रहता है। तो इस वजह से जो है P2 स्टार्ट हुआ। जब P2 स्टार्ट हुआ तो 1 मिलीसेकंड के बाद ये टाइम 2 पे P3 पहुंच गया। लेकिन अगर हम देखें P3 का जब टाइम 2 पे पहुंचा है तो इसका टाइम कितना रहता है 9, इसका 9 रहता है, और P2 का कितना रहता है 3। टाइम 2 पे यानी यहाँ पे अगर हम देखें 1 के बाद 2 आएगा तो 2 पे P2 भी स्टार्ट है, एग्जीक्यूशन इसकी हो रही है, और P3 भी पहुंचा है, तो इसका 9 रहता है और इसका उस टाइम 3 रहता है। इट मीन्स P2 कंटिन्यू ही रहेगा, ये प्रियम्पशन इसकी नहीं होगी बिकॉज इसका टाइम बस टाइम वो शॉर्ट है इसके P3 से। ठीक है, जब P2 कंप्लीट हुआ, बल्कि जब ये टाइम 3 पे पहुंचा, इसके 3 मिलीसेकंड यहाँ पे गुजर गए तो P4 पहुंचा। P4 का टाइम 5 बस टाइम रहता है और P2 का टाइम 3 पे टोटल टाइम रहता है, रिमेनिंग टाइम वो है हमारे पास 2 मिलीसेकंड, इसलिए P2 कंटिन्यू रहेगा। जब P2 कंप्लीट हुआ 5 मिलीसेकंड के बाद, अब सिचुएशन ये है कि 5 मिलीसेकंड के बाद ये दोबारा चेक करेगा। P2 तो कंपटीशन से निकल गया। P1 के रहते हैं 7 मिलीसेकंड, 1 इसका गुजर गया था, ये जो है ना वो सस्पेंड हुआ था रेडी क्यू तक, ये दोबारा रिस्टार्ट होगा। P1 के रहते हैं 7 मिलीसेकंड, P3 के हैं 9 मिलीसेकंड और P4 के हैं 5 मिलीसेकंड। इट मींस कि P4 अब स्टार्ट हुआ बिकॉज P4 हैज द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। जब P4 स्टार्ट हुआ तो इसने अपने 5 मिलीसेकंड ले लिए। जब टाइम 10 पे हम पहुंचे तो P4 भी खत्म हो गया, अब रहता है P1 रहता है और हमारे पास P3 रहता है। सो P1 के हमारे पास 7 मिलीसेकंड बकाया रहते हैं और P3 के 9 रहते हैं। तो अब 7 और 9 में से शॉर्टेस्ट कौन सा है, P1 है। तो P1 टाइम 10 पे स्टार्ट हुआ और इसने अपने 7 मिलीसेकंड ले लिए। तो जब ये कंप्लीट हुआ तो आखिर में P3 भी स्टार्ट हुआ और इसने अपने 9 मिलीसेकंड ले लिए। तो इसका जो फार्मूला है वो कुछ यूं है कि वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, अब देखें किस तरह। दिस इज P1, दिस इज P2, P3 एंड P4, यानी ये इसका पोर्शन है। P1 का अगर हम देखें वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, P1 ने कितना वेट किया है, ये P1 है, P1 ने वेट किया है 10 मिली सेकेंड। ओके, ये अराइव कब हुआ था टाइम 0 पे, ये इस टाइम मेरा हुआ था। इट मींस कि P1 ने 10 - 0 यानी 10 मिली सेकेंड वेट किया है। P2 की तरफ आते हैं, P2 का वेटिंग टाइम, P2 ने कितना वेट किया है, P2 ने वेट किया है 1 मिली सेकेंड और -1 अराइवल टाइम। P2 अराइव कब हुआ था 1, ये देखें 1 पे, सो 1 - 1। P3 को देखें, P3 ने कितना वेट किया है, दिस इज P3 17 मिली सेकेंड। P3 अराइव कब हुआ था टाइम 2 पे, दिस इज P3 टाइम 17 - 2 प्लस P4 की हम बात करेंगे, P2 ने P4 ने कितना वेट किया है 5 मिली सेकेंड, माइनस अराइव कब हुआ था 3 पे, सो 5 - 3। सो इट मीन्स अगर हम इसका फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे, so we get average working time that is 6.5 millisecond. This is the total average time of all the processes. So this is the shortest remaining time first algorithm.
ओके, इस लेक्चर का दिस इज द लास्ट वन, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी प्रायोरिटी इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। इसमें हम जो है ना हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी को अटैच करेंगे। ओके, अगर हमारे पास किसी दो प्रोसेस का प्रायोरिटी सेम होगी तो फिर हम इफ सीपीएस को फॉलो करेंगे। प्रायोरिटी को हम डिनोट करते हैं पी से। ओके, एंड shortage of first algorithm is simply a priority algorithm where the priority is the inverse of the next CPU burst. देखिए, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है वो जितना कम होगा तो हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी में ये है कि जितनी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में प्रोसेस जो है वो जितना इसका सीपीयू टाइम कम होगा तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन प्रायोरिटी के केस में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो एग्जीक्यूट होगा। आ, तो हम जो है ना बात करेंगे हाई प्रायोरिटी की और लो प्रायोरिटी की। ठीक है, सो प्रायोरिटीज आर जनरली इंडिकेटेड बाय सम फिक्स्ड रेंज ऑफ नंबर्स, यानी 0 से लेके 7 तक या 0 से लेके 4095 तक, यानी हम इसके रेंज में बात करेंगे। बट इट डिपेंड्स कि इसके ऊपर कोई जनरल एग्रीमेंट नहीं है, मतलब यू कैन टेक एनी नंबर एज ए प्रायोरिटी। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। In this text we assume that low numbers represent high priority, यानी इस एग्जांपल में हम जब बात करेंगे तो जितनी प्रायोरिटी हमारे पास कम है तो उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं करेंगे, यानी इस एग्जांपल की यहाँ तक हम बात कर रहे हैं। तो P1 को अगर हम देखें इसका बस टाइम इतना है लेकिन इसकी प्रायोरिटी हमारे पास 3 है, तो अगर आप इन सब में देखें तो प्रायोरिटी जो नंबर है वो किसका ज़्यादा है, P4 का। फिर P3 का प्रायोरिटी 4 है तो वो ज़्यादा है, इस तरह सो वन। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की है ना कि हमने कहा कि प्रायोरिटी जब हम बात करेंगे तो जिनकी प्रायोरिटी का नंबर कम है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो पहले एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो 1 जो है इसकी प्रायोरिटी जो है ना वो ज़्यादा है तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे P2 को। फिर P5 की ज़्यादा है तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। P2 पहले हुआ, फिर P5। P1 को अगर हम देखें, P1 की हमारे पास प्रायोरिटी 3 है तो वो थर्ड नंबर पे होगा एंड सो ऑन। यानी प्रायोरिटी जो है उसको हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। हमने इस एग्जांपल में ये कहा कि जिनकी प्रायोरिटी का नंबर कम है तो वो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, या अगर आप चाहे इस तरह करें कि जिसकी प्रायोरिटी का नंबर ज़्यादा है तो उसको आप पहले करें। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो इसको इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने के बाद नाउ यू कैन फाइंड द वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। फार्मूला वही है, वेटिंग टाइम्स को मालूम करें और इसको डिवाइड बाय 4 करें, यू विल गेट द 8.5 मिली सेकंड। इसको आप खुद प्रैक्टिस इसके ऊपर करें। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी आइदर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव हमारे पास वो है कि अगर हमारे पास बीच में कोई ऐसा प्रोसेस आता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो फिर प्रीएम्पशन होगी, यानी उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा और जो रनिंग प्रोसेस है वो स्विच हो जाएगा रेडी क्यू में। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव वो है कि नॉन प्रीएम्प्टिव जिसमें प्रीएम्पशन नहीं होती, तो जिसको एक दफ़ा सीपीयू मिल गया तो जब तक वो कंप्लीट ना हो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसकी ये दो वो है टाइप्स हैं। preemptive scheduling algorithm will preempt the CPU if the priority of the newly arrived, यानी जो नया प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी हमारे पास हाइयर है देन द करंटली रनिंग प्रोसेस। अगर इससे ज़्यादा है तो ये स्विचिंग हो जाएगी, करंटली रनिंग प्रोसेस जो है ना वो रेडी में चला जाएगा और जो नया न्यूली अराइव्ड है उसको हम सीपीयू एलोकेट कर देंगे। इट्स कॉल्ड प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव हमारे पास ये है, इट विल सिंपली पुट द न्यू प्रोसेस एट द हेड ऑफ द रेडी क्यू। जो नया प्रोसेस है उसको हम रेडी क्यू में रख देंगे उसके टॉप पे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, these are the two types. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.